गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने एंड किया था लीविस डॉट स्ट्रक्चर। आज हम जा रहे हैं बात करने कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर को हम किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है, इसको हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवर्ड हुआ था वो साइंटिस्ट लीविस ने किया था। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे उसके हम बात कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बात करने रूल्स टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए, जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का बनाओगे, सबसे पहला काम क्या है, आपको सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना किसी भी कंपाउंड से। जैसे मान लीजिए आपको दिया HNO3, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, H2SO4 दिया है, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किसी भी कंपाउंड जो भी दिया है उसके सेंट्रल एटम क्या है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसमें वो क्या है, रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम वही होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि generally atom having least electronegativity, इसी को हम सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट एटम should be present in least number. Atom should be present in least number will be central atom. Will be central atom मतलब सेंट्रल एटम वो है जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट हो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एटम्स हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास। Atoms having highest atomic mass will be central atom. जिस एटम का ज़्यादा होगा एटॉमिक मास उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम वो भी हो सकता है जिसका साइज़ बड़ा हो। तो अगला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि एटम्स हैविंग लार्जर साइज विल बी सेंट्रल एटम। जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम। इससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है कि एटम
atom which can form multiple bond. Atom which can form multiple bond as well as having vacant orbitals, as well as having vacant orbitals, इनको भी हम सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड के सिलेक्शन में बहुत यूज़फुल होगा। हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगर यहाँ एग्ज़ाम्पल ले लिया HNO3, हम बोले बेटा इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सबको पता है कि लार्जेस्ट साइज़ सब लेकर हमारा नाइट्रोजन बन गया सेंट्रल एटम। हम बोलेंगे H2SO4 सबसे लार्जेस्ट साइज सल्फ़र का, ये बन गया सेंट्रल एटम। हम बात करते हैं BF4 का। इसमें अब क्या देख रहे हो कि बोरॉन का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बन गया सेंट्रल एटम जो हमारा सेकंड पॉइंट था। हम बोले CF4 कार्बन का हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमारा क्या बन गया सेंट्रल एटम। हम बात कर रहे हैं S3PO4 फास्फोरस का बिगर साइज, क्या बन गया सेंट्रल एटम। S3PO2 फास्फोरस का बड़ा साइज, क्या बन गया सेंट्रल एटम। SO3 सल्फ़र लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया सेंट्रल एटम। SO2 सल्फ़र लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया सेंट्रल एटम। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम के एवब सारे कंडीशन से आप फाइंड कर सकते हो कि विच ऑफ माई कंपाउंड विल बी सेंट्रल एटम। क्लियर। चलिए ये तो हमारा हो गया पहला। अब दूसरा है कि जब आप सेंट्रल एटम को पहचान लेते हैं, जब आप सेंट्रल एटम को पहचान लेते हैं, उसके बाद अब बाकी हम एटम्स को कहाँ कहाँ प्लेस करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हम लिख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, दे विल ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एंड विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एंड विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे एट कॉर्नर पर। क्लियर। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ ऑक्सीजन appears at the middle, if oxygen appears at the middle, अगर ऑक्सीजन मिडिल पर अपीयर करता है, then it forms two single bond, then it forms two single bond अगर वो बीच में रहता है। and if oxygen is at
corner, then it will either form double bond or single bond with नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का ये है कि हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को कैसे प्लेस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पॉजिटिव चार्ज is present on the compound, if positive charge is present on the compound, then it will be on central atom। वो किस पर रहेगा? वो आपके सेंट्रल एटम पर ही रहेगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब क्या होगा? इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, if negative charge is present on the compound, then it will be present on corner atom, हम एग्ज़ाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई बोले कि ड्रॉ द लीविस स्ट्रक्चर ऑफ NH4+ और एक पूछे SO4-2। हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है तो उसको हमने ले लिया सेंट्रल एटम और हमने 4 हाइड्रोजन इस तरह से दिखा दिया। अब प्लस चार्ज है तो हमने क्या बोला कि अगर प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो किस पर होगा? ये जो प्लस चार्ज है वो हो जाएगा नाइट्रोजन पर। तो वैसे अगर हम बात करें SO4-2 तो S तो यहाँ पर। अब हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन अगर कॉर्नर में है तो डबल होगा और कॉर्नर में अगर आप सिंगल देते हो, सिंगल बॉन्ड, तो आपको एंड करना पड़ेगा विथ नेगेटिव चार्ज। तो हम देख रहे हैं कि SO4-2 2 -2 चार्ज है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन को तो हम डबल बॉन्ड से कॉर्नर पर रख लेंगे और 2 को सिंगल बॉन्ड रखे हैं तो इस पर चार्ज माइनस दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ SO4-2। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉमा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस में निकालना है आपको? HNO3 में। ठीक है, चलो
हम पहले HNO3 का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये हो जाएगा आपका डेटिव बॉन्ड O। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि डेटिव बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी अगर O और N की बात करें तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N से है तो O पर चार्ज आएगा माइनस, N पर चार्ज आ जाएगा प्लस। ये डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड H। अब एक बार जब हमारा डायग्राम बन गया तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी बॉन्ड में पार्ट ले लिए हैं, यानी इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के पाँचों बॉन्डिंग में पार्ट ले लिए। ऑक्सीजन के पास 6 है, 6 में से 2 ले लिए, बचा 4। यहाँ ऑक्सीजन में केवल 1 है तो इनके पास बचा 6। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अब क्या देख रहे हो, वैलेंस मीन्स किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6 होता है तो 1 ऑक्सीजन में 6 तो 3 ऑक्सीजन में 6 इंटू 3 होता है, प्लस नाइट्रोजन में 5 होता है, कितना हो जाएगा 18 5 23 1 24 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन HNO3 में है। अब यही अगर हम पूछे कि व्हाट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पूरे कोश अगर देखो स्ट्रक्चर में तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 बॉन्ड बनने के लिए हमें 5 इंटू 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो शेयर्ड हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कितना हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस कितना हो गया 24 है और शेयर्ड हुआ है 10, यानी 14 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बचे हुए हैं। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे जो आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करोगे। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लेविस थ्योरी क्या होता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ड्रॉबैक्स ऑफ लेविस थ्योरी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ लेविस थ्योरी। सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ना हमारा ये कहना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हैविंग
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन लीविस का क्या कहना था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स तभी बनेगा जब मॉलिक्यूल्स बनने के बाद हर एक मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीविस फेल हो गया। एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बात करते हैं BF3। अगर BF3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा BF3। हम क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड बनने के बाद हमारे बोरोन के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो लीविस थ्योरी के अनुसार ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर लीविस थ्योरी फेल हो गया। और बेटा आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड वही होते हैं जो कंपाउंड बनने के बाद उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। BeF2, तो ये कैसे बनेगा BeFF। यहाँ भी बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो ये बात हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा था जब आपके ऑक्टेट ज़्यादा हो गए तब क्या हुआ। हाइपरवैलेंट कंपाउंड। इसमें क्या होता है आपका हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब कंपाउंड बनने के बाद आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे एग्जांपल हम बात करें PF5, SF6, IF7 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें PF5 का, तो इसमें हमारा इसका 5 फ्लोरीन था, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम ये देखें कंपाउंड बनने के बाद फास्फोरस में कितने एटम्स आउटेड में हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में। लीविस थ्योरी फेल। लीविस ने क्या बहुत 8 ही होगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द